डियर स्टूडेंट, ये जूरिस्प्रूडेंस LLB पार्ट 1 और 3/3 का क्लास है। इसमें आज हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल, जिसे प्राकृतिक विधि विचारधारा कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत हमें 4-5 मेन स्कूल है जिसके बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में भी उसके बारे में शॉर्ट में बता चुके हैं। आज नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक विधि विचारधारा प्राचीनतम काल से ही उच्चतर विधि के आदर्श को अपने में समाये हुए और लगातार मानवता के लिए परम न्याय अर्थात एब्सोल्यूट जस्टिस की खोज में लगा हुआ है। और फ्रीडमैन ने नेचुरल लॉ के बारे में बताया कि प्राकृतिक विधि का इतिहास वास्तव में मानवता द्वारा शुद्ध न्याय की खोज तथा उसमें उसकी असफलता की कहानी मात्र है। तो प्राकृतिक विधि का क्या अर्थ? प्राकृतिक विधि का अर्थ ऐसे आदर्श नियमों से है जो प्रकृति और मानव स्थिति से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि इन नियमों का यदि अनुपालन नहीं किया जाए तो उसके अभाव में समाज में शांति और प्रसन्नता कभी भी कायम नहीं की जा सकती। तो प्राकृतिक विधि की धारणा का सबसे पहले उदय कहाँ हुआ? तो प्राकृतिक विधि की धारणा का अभ्युदय प्राचीन यूनान में हुआ। और अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ ईश्वरीय विधि डिवाइन लॉ है। उन्होंने इसे अनेक नाम बताए। तो नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ, यूनिवर्सल लॉ, इंटरनल लॉ, मोरल लॉ, लॉ ऑफ रीजन आदि नामों से उन्होंने बताया। तो प्राकृतिक विधि को हम लोग ईश्वरीय विधि, सार्वलौकिक विधि, शाश्वत विधि, मानवता की विधि और विवेकशील विधि आदि नामों से पुकारते हैं। तो सोफोक्लीज ने नेचुरल लॉ के बारे में क्या कहा? सोफोक्लीज बताया कि कुछ ऐसे अलिखित कानून भी हैं जो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। तो उसे ही नेचुरल लॉ कहा गया। तो अरस्तु के बाद ग्रीक में स्टोइक विचारधारा का उदय हुआ, जिसमें सुकरात ने प्रमुख थे। उसके स्टोइक विचारधारा के चिंतकों में सुकरात थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे। तो स्टोइक विचारधारा के अनुसार कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्रकृति, जीव और मनुष्यों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं और इन्हीं सर्वव्यापी और सर्वकालिक नियमों को प्राकृतिक विधि कहा गया है। तो प्राकृतिक विधि हमेशा वास्तविक या श्रुतबद्ध विधि, वास्तविक विधि से बेहतर माना गया है। तो पॉजिटिव लॉ और कोडिफाइड लॉ क्या है? वास्तविक विधि वह है जो किसी शासक द्वारा किसी देश में बनाया जाता है, और प्राकृतिक विधि वह है जो प्राकृतिक है, जो देवता के द्वारा बनाया गया है, दैवी विधि है। तो प्राकृतिक विधि की धारणा का उदय कैसे हुआ? इसके लिए जीवों की जो सामान्य प्रवृत्ति है उसके आधार पर प्राकृतिक विधि की धारणा का जो है शुरुआत हुआ। प्राकृतिक विधि को आत्मा या प्रकृति की आज्ञा या उचित युक्ति या विवेक भी कहते हैं। सिसरो ने नेचुरल लॉ के बारे में कहा कि विधि प्रकृति के अनुरूप न्यायसंगत या उचित युक्ति या विवेक है। यह सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और यह अपने आदेश द्वारा कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है और निषेध के द्वारा
गलत कार्य को करने से मना करता है, रोकता है। तो नेचुरल लॉ क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, और यह धारणा जो है किसी देश या किसी सीमा से बंधी हुई नहीं है, यह सर्वदेशिक और सर्वकालिक है, सभी प्राणियों के लिए है, यही इसकी विशेषता है। जितने भी स्कूल है उसमें नेचुरल लॉ स्कूल सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें हेराक्लिटस, एरिस्टो, प्लेटो से लेकर 300 500 BC से लेकर और मॉडर्न एज तक विभिन्न चरणों में इसका उत्थान और पतन होता रहा। तो हर पीरियड में नेचुरल लॉ के बारे में कि कौन कौन विद्वानों ने अपना योगदान दिया अपने विचारों के द्वारा, और वह किस प्रकार उतार चढ़ाव करते हुए और किस सिद्धांत का समर्थन करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल लॉ क्या है? तो प्राकृतिक विधि के महत्व जो है उसमें 3 प्रमुख बातें हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला कि रोमन का जो सिविल विधि था, रोमन सिविल लॉ जो था, उसको कॉस्मोपॉलिटन सिस्टम अर्थात सर्वदेशीय व्यवस्था बनाने के लिए नेचुरल लॉ का सहारा लिया गया। नेचुरल लॉ के आधार पर जो रोमन के देश के अंदर की विधि थी उसको विश्व की विधि बताने का प्रयास किया गया। दूसरा, मध्य युग में जर्मनी में चर्च और राज्य अर्थात धर्म और सॉवरेनिटी, इस दोनों के बीच जो स्ट्रगल हो रहा था, उसके लिए दोनों पक्षों ने अपने अपने को श्रेष्ठतर बताने के लिए नेचुरल लॉ का सहारा लिया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण महत्व जो है नेचुरल लॉ का, कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की वैधता तो पूर्ण रूप से नेचुरल लॉ पर ही आधारित है। तो राष्ट्रों के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ प्राकृतिक विधि संबंधी धारणाएं भी परिवर्तित होती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह पॉजिटिव लॉ सूत्रबद्ध विधि से हमेशा ही श्रेष्ठ रही है। तो प्राकृतिक विधि का डेफिनेशन डायस के अनुसार क्या है? तो डायस ने बताया कि मानव स्वभाव में जो निहित मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो प्राकृतिक विधि को वैधता प्रदान करते हैं, और प्राकृतिक विधि को उच्च स्तरीय मूल्यों, नैतिकता, आदर्शता, न्यायिता आदि का सम्मिश्रण कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात नेचुरल लॉ में क्या क्या इम्प्लाइड है, उसमें क्या क्या गर्भित है, उसमें किन किन चीज़ों का समावेश है। तो निश्चित रूप से नेचुरल लॉ जो है उसमें समानता का, स्वतंत्रता का और स्वाधीनता का और सामाजिक न्याय का विचार जो है समाहित है। इक्विटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, ये उसमें भरा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक विधि सिद्धांत का विकास कब से शुरू हुआ और किन किन चरणों में गया। तो इंग्लिश में जब आप डॉक्टर एन.वी. फ्रांसपे का बुक पढ़ेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 4 पीरियड में बांटा गया है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ। पहला पीरियड है एंशिएंट पीरियड, दूसरा मेडिएवल पीरियड है, तीसरा रिनेसां मूवमेंट है, और चौथा मॉडर्न पीरियड। तो इस 4 पीरियड में ही नेचुरल लॉ के डेवलपमेंट को बताया गया है। लेकिन अब हम डिटेल में जाएंगे तो एंशिएंट पीरियड में 4 पीरियड है। ये यूनानी का ग्रीक पीरियड, दूसरा स्टोइक पीरियड, तीसरा रोमन पीरियड और चौथा डार्क एज। तो ये यूनानी ग्रीक पीरियड से लेकर और डार्क एज तक एंशिएंट पीरियड है जो कि नेचुरल लॉ के डेवलपमेंट का है। दूसरा पीरियड जो है मध्य युग है, जिसे कि 5वां भी कह सकते हैं, और छठा है पुनर्जागरण का, जिसे रिनेसां मूवमेंट भी कहते हैं।
इसी पीरियड में इम्पैक्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑन नेचुरल लॉ हुआ था, जिसके बारे में प्राकृतिक विधि पर सामाजिक संविदा सिद्धांत का क्या प्रभाव हुआ था, इसी पीरियड में आता है। और मॉडर्न पीरियड में भी दो भागों में उससे हम पढ़ेंगे। पहला 19वीं सेंचुरी में प्राकृतिक विधि के अवनति का काल, अर्थात डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी इन 19वीं सेंचुरी। और दूसरा 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के पुनरुद्धार, अर्थात रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी इन 20th सेंचुरी। थैंक यू।